हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दक्षिण भारत जो कि 6ठी से 11वीं शताब्दी तक हम दक्षिण भारत के बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे राजवंशों को पढ़ेंगे, चोल, चालुक्य, पल्लव, इन सब के बारे में भी देखने वाले हैं। तो दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी अगर हमें कहीं से पता चलता है, सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है। और ये अभिलेख किसने लिखवाए थे? तो अशोक के ही अभिलेखों से पता चलता है। तथा साहित्यों की बात करें तो एक संगम साहित्य है, जिससे पता चलता है कि दक्षिण भारत में भी क्या है, कुछ राज्य हुआ करते थे। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्य जिसमें है चेरा, चोला, पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल, पांड्य। 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य भारत में कुछ नवीन राज्य उत्पन्न हुए थे। विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है और विंध्य पर्वत, तो ये अलग कर देती है उत्तर और दक्षिण भाग को। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक विशाल भूभाग दक्षिण भारत, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या है, दक्षिण भारत कहलाता है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी है, यानी इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या है, अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी की तरफ क्या है, हिंद महासागर है तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य जो है राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश यहाँ पर स्थापित हुए हैं। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज तक फैलाने का काम किया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम राष्ट्रकूटों की बात करेंगे। राष्ट्रकूटों में मान्यखेट जो है, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंतीदुर्ग था। उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो मान्यखेट को बनाया था, जो आधुनिक शोलापुर यानी महाराष्ट्र के निकट थी। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आते हैं। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे ये मैप है, इसके माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट है गोविंद तृतीय और कृष्ण तृतीय। यहाँ पर चालुक्य, बादामी के चालुक्य जिसमें पुलकेशन द्वितीय है। तंजौर वाला है, यहाँ पर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, और यहाँ पर पल्लव है जिसमें नरसिंह प्रथम दिया गया है। अब हम चालुक्य, बापाती के चालुक्य के बारे में देखते हैं। तो चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम थे। इन्होंने बापाती को अपनी राजधानी बनाया। बापाती का आधुनिक नाम जो है वो बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इस वंश के प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय, चालुक्य बापाती पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें बापाती का विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही फेमस है। तो चालुक्यों का जो शासक हुआ है पुलकेशन द्वितीय, उन्होंने ही हर्षवर्धन को क्या करा था, हराया था। अब पल्लव वंश जो है, कांची के पल्लव, तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए हैं। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ को मंदिर को बनवाया था। यह मंदिर एक विशाल मंदिर को काटकर बनाया गया है। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी। तो इन्होंने एक शैली भी चलाई थी पल्लवों ने, जिसको मामल्य मंदिरों की मामल्य शैली भी कहते हैं। तो मामल्य शैली पूछी जाए किन्होंने चलाई थी, तो पल्लव हो जाएगी।
आगे हम बात करेंगे चोल वंश। चोल वंश जो है, चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख जो है अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। दूसरी शताब्दी में करिकाल नामक शासकों ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसमें तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। विजयालय ने इस वंश ने शासकों में भारतीय सीमा से बाहर तक राज्य विस्तार किया था, यानी इंडोनेशिया वगैरह और ये सारी चीज़ क्या है, चीन में राजदूत भेजते हैं, इस तरह से अपना शासन किया था। किन्होंने? चोलों ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। आगे हम उनकी शासन व्यवस्था की बात करें तो दक्षिण भारत में राज्यों की शासन व्यवस्था में राज्य ही सर्वोच्च होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। इन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्री और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों को मंडलम या जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनाते थे, कर वसूलते थे या आर्थिक रूप से स्वावलंबी होते थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। आगे देखेंगे यहाँ पर सामाजिक स्थिति। तो दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय 2 वर्ण, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण हुआ करते थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज की स्थिति थी, समाज में यही स्थिति थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर और सुसज्जित होते थे। गरीबों के घर जो है सादे हुआ करते थे। फर्श जो है कच्ची ईंट की होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी ना थी। कृषि जो है मजदूर दासों की तरह ही थे। अब हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो धार्मिक स्थिति में जो है दक्षिण भारत के शासक जो है हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। कला साहित्य की बात करें तो दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काट कर निर्मित किया करते थे। उनके शिखर जो है आयताकार, ऊंचे तथा कई मंजिल होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर में नहीं निर्मित होते थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल राजाओं ने करवाया था। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। साहित्य की प्रगति देखें तो यहाँ पर दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे। अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में थे। कंबन द्वारा लिखित जो है रामायण ग्रंथ जो है तुलसी कृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय हैं। आय के स्रोत जो है वो कृषि है। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता था। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में उनके अच्छे व्यापारिक संबंध। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ, वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते।
आगे है इसका प्रमुख बंदरगाह जो है महाबलीपुरम था, जो स्थानीय और सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों की तटीय इलाकों में धान हुआ करता था, गन्ना की उपज होती थी, ये सभी होते थे। दक्षिण भारत का विदेशियों से संपर्क की बात करें तो चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग, लंका, निकोबार द्वीप, मलाया और मलाया द्वीप समूहों से अपने संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जहां उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध विचारक भी पहुंचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते थे। इस प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज यानी कंबोडिया और चंपा, जिसके शासक जो हैं शैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख जो है संस्कृत भाषा में लिखवाए गए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर किए गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य और भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ के स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, पल्लवों ने भी सुमात्रा पर अपनी कई बस्तियों को स्थापित किया था, जहाँ पर क्या है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। और कंबोडिया और चंपा, जिसके शासक शैव थे, ने कंबोज पर भी अपनी संस्कृति की केंद्र स्थापित किए और वहाँ पर भी भारतीय सभ्यता समाज जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी उतनी ही लोकप्रिय है जितने की वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई क्या है संस्कृत के शब्द यहाँ पर देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। यह है मंदिर विश्व की धरोहर है और इस मंदिर में रामायण महाभारत की कहानियाँ की उभरी हुई मूर्तियां हमें देखने को मिलता है। अद्भुत बात यह है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। तो यहाँ पर क्या है बौद्ध मंदिर है, बोरोबुदुर में सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये थी कुछ दक्षिण भारत की विशेषताएं, जिन्होंने दक्षिण भारत के राजवंशों ने सिर्फ भारत में ही नहीं अपने पड़ोसी राज्यों में भी भारत की संस्कृति को फैलाने में कार्य किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।